दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन या गति। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए गति का वर्णन, तो जो गति जो होती है, मोशन जो होता है, उसे किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो गति जो होती है उसको एक किसी सापेक्ष बिंदु के माध्यम से उसको बताया जाता है। जैसे यहां उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। क्या बताया गया इसमें कि एक जो स्कूल है कोई गांव के अंदर, वो किसी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। इसका मतलब यह है कि जो स्कूल की जो स्थिति जो है, स्कूल की जो स्थिति जो है वो किसके सापेक्ष बताई गई है, वो सापेक्ष बताई गई है किसके, रेलवे स्टेशन के। तो यहां जो है किसी सापेक्ष बिंदु की आवश्यकता पड़ती है हमें किसी जगह की दूसरी जगह की स्थिति बताने के लिए। तो इसी प्रकार से जो है हम क्या करते हैं कि यदि सापेक्ष कहीं कोई चीज बतानी है तो उसके लिए हम एक बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। उस मूल बिंदु के सापेक्ष जो है किसी अन्य वस्तु की जो स्थिति जो है उसको बताया जाता है, और उस मूल बिंदु जो है उसको हम मान लेते हैं 0 0, अर्थात वहां पर जो है वहां से जो दूरी जो होगी उसको एकदम नापा जाएगा, जो उसकी संपूर्ण जो गति जो है या उसकी जो संपूर्ण उसकी दूरी जो है उसको हम बता सकते हैं। तो गति को दर्शाने के लिए हमें मूल बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी जो किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति को बता सकता है। वरना जैसे यहां बताया गया है उदाहरण के अंदर, तो यहां किस प्रकार से बताया गया सापेक्ष स्थिति को, तो यहां बताया गया किसी स्कूल की स्थिति रेलवे स्टेशन के सापेक्ष। उसी प्रकार हमने जैसे स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है, इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की हमेशा आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब किसी एक सीधी लाइन के अंदर जो गति जो होती है उसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति। यहां उदाहरण के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सरल रेखीय गति जो है वो क्या होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि दूरी जो है वो क्या होती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि विस्थापन जो है वो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसे। गति का सबसे सरल साधन जो है वो कौन सा होता है? सरल रेखीय गति माना जाता है। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, माना कोई बिंदु से कोई ओ से कोई गति प्रारंभ होती है जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। माना कि किन्हीं क्षणों पर ए बी सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। तो जो लिखा गया है उसको मैं यहां डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं आपको। क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी ओरिजिन बिंदु है ओ, यहां से कोई वस्तु गति प्रारंभ करती है और वो क्या है, सी बी से होती हुई ए पर पहुंचती है। कोई वस्तु ओ से गति प्रारंभ करती है और सी और बी से होती हुई ए तक पहुंचती है। तो ये एकदम सीधी लाइन में जो गति है इसको हम बोलेंगे पहली बात तो कौन सी, सरल रेखीय गति। और इसमें क्या हुआ है कि ओ से लेकर के जब तक ये ए पर पहुंची है तब तक उसने कितनी कुल दूरी तय की है, तो उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी दूरी तय की है? 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद वो वस्तु वापिस ए से बी पर आती है और बी से सी पर आती है पुनः। तो क्या हुआ कि ओ से पहले ए पर जाती है, उसके बाद में ए के बाद में पुनः बी से होती हुई सी पर वापस आती है। तो इसमें क्या हुआ, ए से लेकर के सी तक जब चली तब उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले कितनी दूरी तय की है? 60 किलोमीटर की। उसके बाद में वापस ए से लेकर के जब सी तक वो आती है तब वापस उसने यहां से लेकर के सी तक कुल कितनी दूरी तय की है? 35 किलोमीटर। तो कुल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्लस ए से लेकर के सी तक 35 किलोमीटर। तो 60 प्लस 35 जो है टोटल 95 किलोमीटर। तो इसमें यहां दूरी जो है वो कुल कितनी तय कर ली उसने? तो दूरी टोटल तय की है 60 प्लस 35 अर्थात 95 किलोमीटर। तो ये थी यहां से लेकर के यहां तक की कुल दूरी, सी तक वापस आता है। लेकिन एक शब्द आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है, इसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। इस शब्दों को ध्यान से सुनिएगा आप, और इसे अब मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको विस्थापन क्या है। तो विस्थापन क्या है कि प्रारंभिक बिंदु था ओ, जहां से इसने गति प्रारंभ की थी,
और उसके बाद क्या हुआ, ये सी से बी से होता हुआ ए पर पहुंचा और ए के बाद में वापस ये कहां पर आ गया है, सी तक आया है ये। तो जो अंतिम बिंदु जो है वो क्या हो जाएगा हमारा सी। और मैंने आपको क्या कहा, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है इनके मध्य की दूरी कितनी है, 25 किलोमीटर। तो विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो यहां विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन यहां हो जाएगा कितना, 25 किलोमीटर। तो इस प्रकार से विस्थापन निकाला जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको दूरी और विस्थापन जो है और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि कोई एक, मान लीजिए कोई वस्तु है जो क्या है, गोलाकार पथ में घूम रही है। कैसे घूम रही है, गोलाकार पथ में कोई वस्तु घूम रही है। उसने क्या काम किया कि किसी बिंदु से उसने चलना प्रारंभ किया और चलते 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 जो है वो वापस उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो पूरा पथ इसने जो घूमा है यहां से लेकर के यहां तक, ये मान लीजिए टोटल था 100 किलोमीटर। कितना था ये, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर घूमने के बाद में वापस उसी बिंदु पर जब आ जाती है तो मैं यहां बोलूंगा कि यहां पर जो दूरी जो है वो तो कितनी है, 100 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो यहां के लिए जो प्रारंभिक बिंदु जो मेरा था और वही मेरा क्या हो गया है लास्ट में अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की जो दूरी जो है वो कितनी रह गई, वो रह गई है 0 किलोमीटर। तो यहां विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा, 0। और दूरी जो है वो कुल कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। तो क्या समझ में आया आपको यहां से कि दूरी जो है वो तो क्या होती है कि संपूर्ण माप होती है कि जितना हम चलते हैं, और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन होता है किसी बिंदु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम जो दूरी जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैं प्रारंभिक, जैसे कोई 5 सेकंड के अंदर कोई वस्तु मान लीजिए कि 15 मीटर चलती है। कितनी चलती है प्रारंभ में चलती है, मान लीजिए 0.5, जैसे 5 सेकंड के अंदर मान लीजिए कोई वस्तु स्टार्टिंग के अंदर कितनी चलती है, मान लीजिए कोई 10 मीटर चलती है। कितनी चलती है, 10 मीटर स्टार्टिंग के। अगले 5 सेकंड के अंदर फिर से वो वस्तु जो है वो कितनी चलती है, 10 मीटर चलती है। और फिर अगले 5 सेकंड के अंदर कोई वस्तु जो है वो क्या है, फिर से 10 मीटर चलती है। तो यहां क्या हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल के अंदर निश्चित ही बराबर ही सबके अंदर दूरी तय की गई है, कि समय भी बराबर है सबका और सब में क्या हुआ है, दूरी भी जो है बराबर तय की गई है। तो ऐसी जो गति जो होती है उसको हम बोलते हैं एक समान गति, जिसमें बराबर समय में बराबर दूरी तय की जाए, वो होती है हमारी एक समान गति। और असमान गति क्या होती है, असमान गति होती है जैसे मान लीजिए कि यहां स्टार्टिंग के 5 सेकंड जो थे, उस 5 सेकंड में तो मान लीजिए कोई वस्तु जो है वो कितनी दूरी तय करती है, वो मान लीजिए 10 मीटर तय करती है। लेकिन अगले 5 सेकंड के अंदर जो है वो क्या है कि 8 मीटर दूरी तय करती है। और अगले 5 सेकंड जो है वो मान लीजिए कि वो कोई 4 मीटर दूरी तय करती है। तो यहां क्या है कि बराबर समय के अंदर अलग अलग दूरियां तय की गई है। तो ऐसी गति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं असमान गति। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक समान गति, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी असमान गति। आगे देखते हैं गति की दर का मापन। गति की दर का मापन कैसे किया जाता है। तो गति की दर का मापन कैसे किया जाता है, वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत चाल जो होती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो क्या करती है, प्रारंभ के 10 सेकंड के अंदर, प्रारंभ के 10 सेकंड के अंदर कोई वस्तु कितना 3 मीटर की दूरी तय करती है। प्रारंभिक 10 सेकंड में कोई वस्तु कितना 3 मीटर की दूरी तय करती है। और अगले 10 सेकंड के अंदर कोई वस्तु जो है वो क्या है कि 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए उस वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल जो है वो कैसे निकाली जाएगी, औसत चाल निकाली जाएगी कैसे, कुल दूरी, तो औसत चाल जो है वो कैसे निकाली जाएगी, औसत चाल निकाली जाएगी कुल दूरी बटे कुल समयावधि।
यहां कुल दूरी जो है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 + 3 अर्थात कितनी, 5 मीटर। और कुल समय जो है वो कितना लग जाएगा, टोटल कितना, 20 सेकंड। तो जो चाल जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से जो है वो औसत चाल जो है वो निकाली जाती है, और औसत चाल के अंदर कुल दूरी बटे कुल समय जो लगता है उसे हम कहते हैं औसत चाल। और गति की दर का जो मापन जो होता है, उसे गति की दर जो होती है उसे हम कहते हैं चाल। चाल जो होती है उसके अंदर किसी प्रकार की दिशा का उपयोग नहीं किया जाता है यहाँ। इसके लिए हम आगे देखेंगे, जब चाल के साथ जब दिशा भी जब ऐड कर दी जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं। अभी के लिए हमने देखा कि जो औसत चाल जो है वो कैसे निकाली जाती है। औसत चाल निकाली जाती है कुल दूरी बटे कुल समयावधि के माध्यम से। आगे देखते हैं दिशा के साथ चाल। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि चाल के अंदर किसी प्रकार की दिशा नहीं थी, लेकिन जब चाल के साथ जब दिशा को भी जब ऐड कर दिया जाता है, जब बताया जाता है कि जो चाल जो है वो कौन सी दिशा के अंदर है, तब उसे हम क्या बोल देते हैं, तब उसे हम कहते हैं वेग। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग। तो इस प्रकार से चाल और वेग में जो मुख्य अंतर जो होता है वह यही होता है कि चाल जो होता है उसमें किसी प्रकार की दिशा नहीं होती, जबकि वेग जो होता है उसमें कोई दिशा होती है। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहा जाता है। यही मैंने आपको बताया कि जब क्या होता है कि चाल के साथ यदि कोई दिशा मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेग कहते हैं। और जो वेग में परिवर्तन की जो दर जो होती है उसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, उसे हम त्वरण। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, त्वरण। जैसे हमने पहले देखा कि जो दूरी में जो परिवर्तन जो होता है, दूरी में जो परिवर्तन जो होता है उसे हम कहते हैं चाल। दूरी में परिवर्तन की जो दर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चाल। और उसी प्रकार से जब वेग में परिवर्तन की जो दर जो आ जाती है उसे हम कहते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या हो जाएगा, एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। अर्थात त्वरण जो होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण जो है वो क्या है, वेग में परिवर्तन की जो दर जो है, वेग में परिवर्तन बटे उसमें कुल कितना समय लगा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्वरण कहते हैं। यदि त्वरण जो है वो यदि वेग की दिशा के अंदर ही है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक त्वरण। लेकिन यदि जो त्वरण जो है वो वेग की जो दिशा जो है उसकी विपरीत दिशा में है तो ऐसे त्वरण को हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। जैसा कि बताया गया है, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, और यदि यह वेग की विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। तो यह होता है त्वरण, जो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। और हमने देख लिया पहले कि वेग क्या होता है। तो वेग होता है कि जब चाल के अंदर जो है हमने क्या काम किया, जब उसमें हम दिशा को ऐड कर देते हैं, दिशा को जब हम उसके साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं वेग। आगे बढ़ते हैं, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। और उसके में पहले दूरी समय ग्राफ के बारे में आपको बताया गया है पहले, तो इधर ध्यान से देखिएगा दोनों ग्राफ के अंदर ये जो गति जो है इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित दूरी तय की जा रही है। इस पूरे ग्राफ के अंदर इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय की जा रही है। अर्थात जैसे प्रारंभिक जो 20 मिनट जो है उनमें जितनी दूरी तय की गई है उतनी ही दूरी अगले 20 सेकंड के अंदर तय की गई है। ऐसी जो गति जो है वो हमने पहले भी देखा था। तो ये किसका उदाहरण है, ये है एक समान गति का। तो अर्थात एक समान गति का जो ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, एक सीधी लाइन के समान होता है। तो इस ऐसे ग्राफ को जो आपको कहीं दिखे तो इसका अर्थ क्या होगा, ये किसका ग्राफ है, ये दूरी और समय का। अगर इस प्रकार का ग्राफ है तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक समान गति का, जिसमें एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित दूरी तय की जा रही है। इसको हम अन्य माध्यम से अन्य तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ जो ढाल जो है वो क्या रह रहा है, हमेशा एक समान रह रहा है। तो इस प्रकार की जो गति जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक समान गति। तो ये जो ग्राफ जो बना है वो किसका बना है, ये बना है एक समान गति के लिए। इस वाले ग्राफ में क्या है, इसमें ये है कि प्रारंभिक 2 सेकंड के अंदर देखिए कुछ अलग दूरी है, लेकिन अगले 2 सेकंड के अंदर अगर हम देखेंगे, जैसे प्रारंभिक 2 सेकंड के अंदर इतनी दूरी है, लेकिन अगले 2 सेकंड जो है 2 से लेकर जब तक 4 हो रहा है तब तक इतनी दूरी है। अर्थात प्रारंभिक 2 सेकंड में जितनी दूरी इन्होंने तय की, अगले 2 सेकंड के अंदर वो कुछ ज्यादा दूरी तय कर रहा है। तो इसमें क्या है कि निश्चित समय के अंदर
दूरियां जो है वो अलग अलग तय की जा रही है, और इस प्रकार की जो गति जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं असमान गति। तो ये जो ग्राफ जो बनाया गया है, ये जो ग्राफ जो बनाया गया है वो किस प्रकार की गति का ग्राफ है, वो है असमान गति का, अर्थात जिसमें जो ढाल जो है वो एक निश्चित ना हो, इस प्रकार का जो गति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे एक समान गति। तो इस प्रकार ग्राफ के माध्यम से भी जो है हम गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी एक समान गति है और कौन सी असमान गति है। आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण, गति के क्या क्या समीकरण हो सकते हैं? गति के जो है कुल 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से समीकरण होते हैं? वो होते हैं वेग समय संबंध के लिए समीकरण, जो पहला बताया गया है आपको, वेग समय संबंध के लिए समीकरण, जिसमें वेग v और समय t के मध्य संबंध है। दूसरा होता है समय स्थिति के लिए समीकरण, जो यहाँ आपको बताया गया है कि स्थिति और समय t के मध्य जो समीकरण जो है इसको हम बोलेंगे कौन क्या, समय स्थिति समीकरण। और तीसरा समीकरण होता है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, जिसमें वेग v और स्थिति जो है s, इनके मध्य संबंध बताया जाता है। तो इस प्रकार गति के कुल कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, इन्हें आप हमेशा याद रखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। जैसे u यहाँ अलग लिखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, पक्षांतरण जब आप करते हैं तो u स्क्वेयर इधर आकर के जो प्लस में हो जाएगा, तो v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as हो जाएगा। अब यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं गति के, जो इसमें जो जो आप टर्म यूज हुए हैं, इनके बारे में आपको पहले समझा देता हूं। क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु मान लीजिए जिसका प्रारंभिक वेग जो है वो u है, प्रारंभिक वेग वस्तु का क्या है, u है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो u है, और हम क्या करते हैं, जब उसे कोई त्वरण देते हैं जिसका मान a है, उस वस्तु को हम कोई त्वरण जब देते हैं जिसका मान क्या है, a है, उसको हम जो त्वरण देते हैं उसका मान क्या है, a है। तो कुछ समय बाद, कुछ कितने समय बाद, तो t समय बाद यदि उस वस्तु का जो वेग जो है वो कितना हो जाता है, t समय बाद उसका वेग जो है वो हो जाता है मान लीजिए v, तो गति का समीकरण जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जो अंतिम वेग जो होगा v, वो बराबर होगा u प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय के बराबर। तो ये होती है गति की प्रारंभिक गति की पहली समीकरण, जो वेग और समय के मध्य संबंध बताती है। इसी प्रकार से यदि क्या है कि वस्तु जो है वो प्रारंभ के, यदि इतने समय के अंदर, t समय के अंदर यदि कोई वस्तु जो है वो s दूरी तय करती है, यदि t समय के अंदर वस्तु कितनी दूरी तय करती है, दूरी तय करती है कोई वस्तु यदि s दूरी तय करती है, तब क्या होता है कि जो स्थिति जो है वो किस प्रकार से बताई जाएगी, वो बताई जाएगी गति की दूसरी समीकरण द्वारा, जिसमें कितनी उसने दूरी या विस्थापन उसने तय किया है, वो s बराबर जो है वो कितना होता है, वो बराबर होता है प्रारंभिक वेग u गुणा समय t प्लस हाफ गुणा एक्सीलरेशन a, त्वरण जिसे हम कहते हैं, इंटू टी स्क्वेयर। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर जो है वो क्या बता देता है, ये बताता है स्थिति और समय के मध्य संबंध। इसी प्रकार से एक तीसरी समीकरण होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वेग और स्थिति के मध्य भी संबंध बता सकते हैं। तो ये होते हैं गति के समीकरण, जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वेग, त्वरण या समय या स्थिति की हम गणना कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 8 गति या मोशन, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि गति जो होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है, किस प्रकार, जैसे हमने देखा स्टार्टिंग अंदर सरल देखिए गति के बारे में, उसके बाद हमने देखा कि दूरी और विस्थापन जो है वो क्या क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो चाल जो है वो क्या होती है, औसत चाल जो है वो क्या होती है, गति जो है वो किस प्रकार से हो सकती है, एक समान गति होती है, असमान गति होती है, उनका ग्राफ या निरूपण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा हमने जो है गति के हमने समीकरण देखे हैं कि गति के समीकरण क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें हमने देखा गति के कुल 3 समीकरण हैं। तो ये था आपका चैप्टर। तो चलिए बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू।